मनुष्य मरना नहीं चाहता और मृत्यु का भय सभी को होता है। क्योंकि अमरत्व संभव नहीं, इसीलिए हर मनुष्य कामना करता है दीर्घ आयु की। दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है अगर आप सही आहार और विहार का पालन करें। अगर आप सही आहार और विहार का पालन करते हैं तो कई बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें से एक मुख्य बीमारी है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी हाँ, बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। और इसी बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एनसी शाह और डॉक्टर हरीश वर्मा। डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर शाह, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बड़ी आंत का रोग है जिसमें पेशेंट्स को खूनी दस्त होते हैं। नॉर्मली पेशेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि डायरिया विद ब्लड, म्यूकस एंड पस। आमतौर पर कई लोग इसे बवासीर समझ के इलाज कराते रहते हैं, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस एक अलग बीमारी है। इसका डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी से या सिग्माइडोस्कोपी से होता है। डॉक्टर वर्मा, इस बीमारी के होने के कारण क्या हैं? देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के कई कारण हैं। मॉडर्न मेडिसिन में तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक ऑटो इम्यून डिजीज़ माना गया है। ये इम्यून सिस्टम एरेटिक हो जाता है। इम्यून सिस्टम इस तरह की एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है जिससे कोलन की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है। लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसको हम रक्त अतिसार कहते हैं। तो रक्त अतिसार के कारणों को अगर आयुर्वेदिक एंगल से देखा जाए तो सुश्रुत संहिता में लिखा है कि यदि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसे पैथिक अतिसार हो जाए और वो व्यक्ति पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता रहे तो उसे रक्त अतिसार हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अभी तक किसी ने वेरीफाई नहीं किया कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस पित्तवर्धक आहार विहार से हो सकता है या नहीं। डॉक्टर वर्मा, इसके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी का डायग्नोस कैसे हो सकता है? देखिए, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस रोग शुरू होता है सबसे पहले रोगी को दस्त होते हैं। मतलब पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे डायरिया है। कई बार डायरिया वो महीनों महीने चलता रहता है और कुछ लोग अपने घरेलू उपचार इस्तेमाल करते रहते हैं, घरेलू दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे पेशेंट के स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाता है, म्यूकस आने लग जाती है। फिर धीरे धीरे एक सिम्टम एरप्ट होता है जिसे कहते हैं अर्जेंसी टू गो टू टॉयलेट। पेशेंट अपने स्टूल को रोक नहीं पाता। जब इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो रोगी इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो जनरली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर इस रोग का डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट का एक खास किस्म की ट्यूब के साथ, जिसे सिग्माइडोस्कोप कहते हैं, उसके साथ इसका एग्जामिनेशन करते हैं। आजकल एक और एडवांस्ड एग्जामिनेशन मेथड है जिसे हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी द्वारा अंदर के इनर लाइनिंग को देखा जाता है। उससे ये दिख जाता है कि इनर लाइनिंग में अल्सर्स हैं या नहीं है, रेडनेस है या नहीं है। उस कोलोनोस्कोपी के दौरान ही पेशेंट का एक इनर लाइनिंग का पीस लिया जाता है जिसे हम बायोप्सी टेस्ट कहते हैं। उसको लेबॉर्ट्री में भेज करके उससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से ब्लड आ रहा है या किसी और बीमारी की वजह से ब्लड आता है। जो स्टूल में ब्लड आता है वह कई कारणों से हो सकता है, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर ऑफ कोलन हो, कैंसर ऑफ रेक्टम हो, उसमें भी ब्लड आता है। फिर एक और डिजीज़ होती है जिसे हम क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें भी स्टूल में ब्लड आता है। इसके अलावा पेशेंट को कई बार पाइल्स होती हैं, फिशर्स होते हैं, उनमें भी पेशेंट को ब्लड आता है। अमीबाइसिस में भी ब्लड आ सकता है। बैसिलरी डिसेंट्री में भी डिसेंट्री एंड ब्लड दोनों होते हैं। तो इस तरह इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी से किया जाता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा इसमें पूछना चाहता हूँ कि एक होता है एमीबिक डिसेंट्री और एक होता है एमीबिक कोलाइटिस। मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं और ये प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन आजकल मिलता है बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफ, फॉल्टी डाइट। ये चीज़ें ऐसी हो गई है, पानी का ख़राब होना। तो इन चीज़ों में हमारे जो इस प्रकार के रोगी होते हैं वो ये अपने आप को ये नहीं समझ पाते कि उनको ये एमीबिक प्रॉब्लम है, एमीबिक डिसेंट्री है, एमीबिक कोलाइटिस है या सिंपल कोलाइटिक सिंड्रोम है। तो इसमें थोड़ा सा आप यदि थोड़ा स्पष्ट करेंगे। देखिए, जो अमीबिक इन्फेक्शन होती है या जिसे हम अमीबाइसिस कहते हैं, अमीबाइसिस एक ब्रॉडर टर्म है। अमीबाइसिस का मतलब हुआ कि जो अमीबाइसिस पानी से ही फैलता है। अमीबा पानी में होते हैं, गंदे पानी में होते हैं।
जब अमीबा हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं वो इनर लाइनिंग को जाके पहले अटैक करते हैं, उसमें सूजन पैदा करते हैं। जब सूजन हो जाती है उसे हम अमीबिक कोलाइटिस कह देते हैं। फिर धीरे धीरे जब सूजन की जगह से ब्लड रिसने लगता है तो स्टूल में पेशेंट ब्लड पास करने लगता है, तो उसे हम अमीबिक डायसेंट्री का नाम दे देते हैं। तो इसका कारण अमीबा ही होता है, और अमीबा आमतौर पे देखा गया है कि अमीबा वाटर बॉर्न डिजीज़ है। अमीबाइसिस जो होती है, अमीबा पानी से ही पेशेंट की बॉडी में अंदर जाता है। तो पेशेंट्स को आमतौर पे जो पानी हम लोग पीते हैं उसका खास ख्याल रखना चाहिए। पेशेंट्स को देखना चाहिए कि जो पानी वो पी रहे हैं उससे उनको अमीबाइसिस तो नहीं हो रहा। नहीं, तो मतलब यही है कि जो एमीबिक डिसेंट्री है, जनरली हम कंपेयर करते हैं एमीबिक डिसेंट्री और बैसिलरी डिसेंट्री, हाँ जी, और बाद में फिर वो कोलाइटिस का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा बाद में आता है। हाँ जी, तो एमीबिक डिसेंट्री हाँ जी, और बैसिलरी डिसेंट्री, right, इसको हम जो कोलाइटिक सिंड्रोम है हाँ। इसको हम कैसे अलग करें कि भाई यस दिस इज अ कोलाइटिक सिंड्रोम, ये एमीबिक डिसेंट्री है, ये बैसिलरी डिसेंट्री है। हाँ। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि बैसिलरी डिसेंट्री में ब्लड काफ़ी आता है, हाँ, जितना एमीबिक डिसेंट्री में नहीं आता। उसमें म्यूकस हमें ज़्यादा मिलती है right, एमीबिक डिसेंट्री में, right, लेकिन बैसिलरी डिसेंट्री में थोड़ा म्यूकस भी होता है और साथ में काफ़ी सारा ब्लड भी आता है। right, एंड इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम साइंस जो है दोनों में अलग अलग टाइप के मिलते हैं। तो उसके बाद जो हम आज का जो विषय हमारा वो है कोलाइटिस हाँ, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, तो अल्सर जो हमारे कोलन में बन जाते हैं वो उनका विशेष रूप से क्या कारण होता है कि जिससे कि वो इंटेस्टाइन में अल्सर्स होते हैं। इनका जो संबंध है वो जैसे टाइफाइड किसी को होता है, क्रॉनिक टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड जो होता है उसमें भी अल्सर्स बन जाते हैं कोलन में। तो ये जो कोलन में अल्सर बन जाते हैं उसके बाद में ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बन सकता है। डॉक्टर साहब आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। क्लिनिकली हम लोग पेशेंट्स को जब एग्जामिन करते हैं या उनका डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम तीनों बीमारियों को डिफरेंशिएट करते हैं, अमीबाइसिस, बैसिलरी डायसेंट्री और अल्सरेटिव कोलाइटिस। जैसे पेशेंट का स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं, अगर स्टूल एग्जामिनेशन में अमीबाइसिस या अमीबा पाया जाता है तो हम जनरली लेबल करते हैं कि पेशेंट को अमीबाइसिस है। अगर बैसिलरी डायसेंट्री है तो उसमें जो कार्डिनल सिम्टम होगा वो होगा फीवर। डायरिया विद फीवर इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ बैसिलरी डायसेंट्री, ये जनरल हम मान के चलते हैं। लेकिन इसके अलावा हम पेशेंट का TLC DLC भी करवाते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है साथ में या नहीं है। अमीबाइसिस में जनरली TLC DLC नॉर्मल रहता है। और जहाँ तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं बायोप्सी द्वारा। बायोप्सी से पता लग जाता है कि पेशेंट में वहाँ पर अल्सर्स देखे जाते हैं इनर लाइनिंग में, उनमें इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। जहाँ तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये अमीबाइसिस और बैसिलरी डायसेंट्री से पैदा नहीं होती। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो इनर लाइनिंग को जाके पहले अटैक करती हैं, उसमें सूजन पैदा करती हैं, फिर उसमें अल्सर्स पैदा करती हैं। वो एंटीबॉडीज़ क्यों बनती हैं इस चीज़ का तो अभी तक पता नहीं लगा कि हमारी बॉडी में अल्सरेटिव कोलाइटिस को पैदा करने वाली एंटीबॉडीज़ क्यों बनती हैं। डॉक्टर शाह, डॉक्टर वर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा और अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर शाह और डॉक्टर वर्मा ने हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में दी आपके लिए लाभदायक रही होगी। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या हमारे कार्यक्रम के बारे में आप कोई राय भेजना चाहते हो या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है